Good morning, students. Students, welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. Students, as you know, हमारा मेगा रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है. मेगा रिवीजन प्रोग्राम के थ्रू आज मैं आपके साथ एक और अनदर इम्पॉर्टेंट सेट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. वो इस पेपर की चेकिंग में ऑन स्पॉट करूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि पेपर में क्या क्या गलतियाँ हुई हैं और हमें वो गलतियाँ नहीं करनी है बोर्ड में. सबसे पहले इस बच्चे ने पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ बुक कीपिंग इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सिस्टमेटिक मैनर. तो यस, ट्रू, ठीक लिखा हुआ इन्होंने. जो बुक कीपिंग का जो मेन वर्क होता है या मेन एम होती है, वो सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना होता है. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन करंट रिकॉर्ड्स. ट्रू, ठीक लिखा हुआ है. समटाइम्स एरर अपेयर इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है, या समटाइम सस्पेंस अकाउंट अपेयर इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है, तो एरर भी लिख सकते हैं, ठीक लिखा हुआ इन्होंने. फिर लिखा हुआ है रेंट पेड इज डैश अकाउंट. तो रेंट पेड इज नॉमिनल अकाउंट भी हो सकता है और ये हमारा इनडायरेक्ट खर्चे में भी आ सकता है, तो ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में आता है. फिर लिखो प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट, ठीक है, ठीक लिखा हुआ इन्होंने. फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज नेट प्रॉफिट अर्न, ये आंसर होना चाहिए था, ठीक लिखा हुआ इन्होंने, नेट प्रॉफिट अर्न. फिर नेक्स्ट सैलरीज एंड डैश एक्सपेंस. तो सैलरी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक लिखा है उन्होंने. तो मुझे दो फिक्स एसेट बताओ, लैंड और बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी. तो ठीक लिखा हुआ इन्होंने. तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव में इनके 8 में से 8 मार्क्स होंगे. तो अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने ठीक किए हैं. सबसे पहला इंप्रेशन ऑब्जेक्टिव्स का ठीक पड़ा एग्जामिनर पे कि बच्चों को एग्जामिनर जो है ऑब्जेक्टिव्स अच्छी तरह आते हैं. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इन्होंने सीधा 23 क्वेश्चन पे आए हैं. सबसे पहले उन्होंने जर्नल एंट्रीज की हैं. रोशन स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश, कैश टू कैपिटल, ठीक लिखी एंट्री. फिर परचेज मशीनरी फ्रॉम तफीक, तो मशीनरी टू तफीक, ठीक लिखा हुआ है. पेड इनटू बैंक, बैंक टू कैश, ठीक लिखा हुआ है. सोल्ड गुड्स टू रहीम, रहीम टू सेल्स, ठीक लिखा हुआ है. परचेज गुड्स फ्रॉम साहूजा, परचेज टू साहूजा, ठीक लिखा हुआ है. पे टू तफीक ए चेक, तो तफीक टू बैंक, ठीक लिखा हुआ है. कैश सेल्स, कैश टू सेल, ठीक लिखा हुआ है. और सैलरी पेड, सैलरी टू कैश. तो ठीक एंट्री की हैं सारी, तो इनको पूरे मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के. तो देखिए 23 क्वेश्चन में इन्होंने सबसे पहले इन्होंने 8 मार्क्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए. तो पहला क्वेश्चन पूरा अच्छे तरीके से अटैम्प्ट किया, पूरे मार्क्स मिलेंगे. नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया वो बच्चे BRS का. तो हमें बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ 81,000. इसका मतलब हमें कैश बुक का बैलेंस दिया 81,000. फॉर्मेट ठीक बनाया हुआ है. अब हमने पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है. चेक ऑफ 9200 इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट. 9200 के चेक इशू किए पर पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किए. इसका मतलब आपने माइनस कर दिए थे कैश बुक में से, पासबुक में से माइनस नहीं हुए. इसका मतलब पासबुक में प्लस शो कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम भी प्लस में लिखेंगे. डिविडेंड 5100 क्रेडिटेड बाय, क्रेडिट टू बैंक अकाउंट. तो बैंक अकाउंट में अगर क्रेडिट हो गया है तो आपने एंटर नहीं किया, तो आप ही एंटर करो, प्लस करो, ठीक लिखा है इन्होंने. बैंक चार्जेस 120 रुपीज़ बैंक ने डिडक्ट किए हैं, तो आप ही डिडक्ट करो, ठीक लिखा है उन्होंने. ए चेक ऑफ 6700 वॉज डिपोजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक. 6700 का चेक बैंक में जमा करा दिया था, ठीक है, पर बैंक ने कलेक्ट नहीं किया. इसका मतलब बैंक में प्लस नहीं हुआ, तो आप भी प्लस मत करो, माइनस कर दो. तो बिल्कुल ठीक आंसर इनका आया बच्चे. तो इस क्वेश्चन के भी इनको 8 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्होंने 19th क्वेश्चन अटेम्प्ट किया. दैट इज डेप्रिसिएशन क्वेश्चन है. 1 अक्टूबर 2015 को 1,80,000 की एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी थी. 20,000 रुपीज़ उसके ऊपर खर्चा किया. इसका मतलब टोटल होगी 2 लाख की. 2 लाख की मशीन होगी, तो 3 ईयर्स का मशीनरी अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन भी आपको परसेंटेज दी हुई है. तो इसका मतलब पहली डेप्रिसिएशन 6 मंथ की पड़ेगी, इंटू 10% भी करना था यहाँ पे, तो 10,000 आएगा, 1,90,000. बाकी डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे पड़ेगी 10%, 20,000. तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकाला इन्होंने. सिंपल थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि अक्टूबर में खरीदी है, तो हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगाएंगे पहले, वो 10,000 आएगी. अगले साल पूरे साल की पड़ेगी, नेक्स्ट ईयर पूरे साल की पड़ेगी. ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से किया है.
तो 6 मार्क्स इस क्वेश्चन के पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन, इन्होंने क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट किया है 21 में बच्चे मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है फ्रॉम दी फॉलोइंग बैलेंसेस। तो बस मुझे ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालना है। तो मुझे ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है। मैंने आपको बताया सबसे पहले पेंसिल लेकर आपने क्या करना होता है, आइटम्स को लिखना होता है, कौन से आइटम्स कहाँ पे आएंगी। जैसे इन्होंने किया, ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग कोड में आता है, परचेज ट्रेडिंग कोड में आता है, परचेज रिटर्न भी दिया होगा वो भी ट्रेडिंग कोड में आता है। फिर उसी तरीके से सेल्स ट्रेडिंग कोड में आता है, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग कोड में आता है, कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग कोड में आता है, रेंट पेड नहीं आता है, ऑफिस लाइटिंग नहीं आती है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो बच्चे आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग कोड में आता है। तो इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखा हुआ है 22,000 है, 22,000 यहाँ लिखा हुआ है। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं आता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं आता है, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है। कस्टम ड्यूटी आती है बच्चे, कस्टम ड्यूटी लिखी हुई इन्होंने। जनरल एक्सपेंस नहीं आता है, बैंक इंटरेस्ट नहीं आता, कमीशन नहीं आती, एडवर्टीजमेंट नहीं आती, ऑफिस एक्सपेंस नहीं आती, डिविडेंड रिसीव नहीं आता। तो जो आइटमें आती थी इन्होंने ठीक लिखी हुई हैं। बाकी आइटमें हमें पता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएंगी। जो डेबिट साइड ली है वो डेबिट साइड लिखेंगे, जो क्रेडिट साइड लिखी है क्रेडिट साइड लिखेंगे। जैसे कमीशन क्रेडिट साइड दिया तो क्रेडिट साइड लिखूंगा मैं, बैंक इंटरेस्ट डेबिट साइड दिया इसके बाद डेबिट साइड लिखूंगा बैंक इंटरेस्ट। तो इन्होंने ठीक लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन भी ठीक किया है। तो पूरे बच्चे 6 मार्क्स इस क्वेश्चन के मिलेंगे इनको। एक्यूरेट क्वेश्चन किया होगा तो आपको एक्यूरेट मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस शीट और यूसेज एंड लिमिटेशंस पूछी गई थी बैलेंस शीट की। तो इन्होंने बैलेंस शीट का सबसे पहले मीनिंग लिखा। बैलेंस शीट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है बैलेंस शीट। इट इज स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, ये स्टेटमेंट है अकाउंट नहीं है। इट इज ऑल्सो नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट, इसको पोजीशन स्टेटमेंट भी बताते हैं क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है ये। तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन हमें बैलेंस शीट के थ्रू पता चलती है। तो यूसेज ऑफ बैलेंस शीट, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, सॉल्वेंसी चेक कर सकते हैं हम अंडर ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग के बारे में पता कर सकते हैं। यहाँ पे लिमिटेशंस की बात करूँ तो बैलेंस शीट रिकॉर्ड्स द फिक्स एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, हेंस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स कैन नॉट बी नोन वाया बैलेंस शीट, ठीक लिखा हुआ है। फिर समटाइम्स करंट एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट एन एस्टिमेट कॉस्ट, हेंस इट डज नॉट हेल्प्स टू नो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्यों? क्योंकि हम करंट एसेट्स कभी कभी एस्टिमेशन कॉस्ट पे लिखते हैं। तो ये भी ठीक लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक पॉइंट लिखे हुए हैं। 3 मेरिट्स लिख लिए इन्होंने, 3 डीमेरिट्स लिख लिए। 6 मार्क्स इस क्वेश्चन के मिल जाएंगे। नेक्स्ट इनका क्वेश्चन एक इन्होंने लीव किया था, क्वेश्चन नंबर 20, फिक्स इंस्टॉलमेंट और रिटर्न, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड रिटर्न डाउन मेथड में डिफरेंस। तो सबसे पहले मीनिंग लिखा, इट इज अ मेथड चार्जिंग डेप्रिसिएशन बोथ रेट एंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन और फिक्स एवरी फॉर एवरी रेट। तो ठीक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला कि द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम बट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूस एवरी ईयर, ठीक लिखा हुआ है। कैलकुलेशन, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, ये ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं होता, ये रिड्यूस बैलेंस पे किया जाता है। ये सिंपलर है, ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी वैल्यू 0 आ जाती है फिक्स एसेट में, इसमें नहीं आती है। फिर कहता है इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट, द अमाउंट ऑफ रिपेयर्स एज वेल एज डेप्रिसिएशन इंक्रीज एवरी ईयर रिड्यूसिंग द एनुअल प्रॉफिट एवरी ईयर, ठीक लिखा हुआ है इन्होंने। इसका अपोजिट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, वो सुटेबल फॉर द एसेट्स विच इज फुल्ली डेप्रिशिएटेड, जो फुल्ली डेप्रिशिएट किए जाए उन एसेट्स के लिए सुटेबल है। तो सुटेबल फॉर द एसेट्स विच रिक्वायर रिपेयर्स एट द लेटर पार्ट ऑफ द वर्किंग लाइफ, जिसको रिपेयर करना होगा तो उसके लिए हम रिटर्न ऑन मेथड लगाएंगे, ठीक लिखा है। 6 पॉइंट दिए हुए हैं, 6 मार्क्स इस क्वेश्चन के मिल जाएंगे विद पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 14 थी, इन्होंने अटेम्प्ट किया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करने में हेल्प करता है, फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है, ठीक है, एंड लेजर अकाउंट बैलेंस प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो 4 पॉइंट का क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 पॉइंट लिखे हुए पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन पूछा गया हुआ बच्चे। तो वेयर एंड टेयर एक कॉजेज होता है, पैसेज ऑफ टाइम होता है, ओबलेंसेज मैंने बताया था आपको ये भी होता है। फिर और भी कॉज होते हैं, फिजिकल कॉज होते हैं, फंक्शनल कॉज होते हैं, इन्होंने डिके लिखा है। तो सारे पॉइंट्स को इन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया हुआ है और इवन के डेप्रिसिएशन का मीनिंग भी दिया हुआ है। तो अगेन 4 मार्क्स इस क्वेश्चन के इनको मिल जाएंगे। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है आप इन पेपर से देख सकते हो, अभी तक कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। तो इट मीन टू से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट।
वाई इट इज़ प्रिपेयर। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इंक्लूड्स ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एज वेल एज इनकम्स अर्न बाय द फर्म इन एन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक लिखा है कि यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं और इनकम्स आती हैं जो हम अकाउंटिंग पीरियड में अर्न करते हैं। तो इसके पूछा गया हुआ है कि वाई इट इज़ टू प्रिपेयर, क्योंकि नेट प्रॉफिट नेट लॉस आपने निकालना है यहाँ से। कंपनी अपने प्रॉफिट को कंपेयर कर सकती है, बैलेंस शीट में हेल्प करेगा, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा, और टैक्सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। तो जो पॉइंट पूछे गए थे वो लिखे हुए हैं, 4 मार्क्स इस क्वेश्चन के मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चे, 17th क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट। करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स में हमें डिफरेंस बताना है। तो करंट एसेट्स का बेनिफिट 1 साल के अंदर मिलता है, इसका लॉन्ग पीरियड के लिए मिलता है। ये कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको टाइम लगता है कैश में कन्वर्ट होने में। प्रोक्यूरमेंट लिखा हुआ है, कैश एसेट्स आर प्रोक्यूर यूजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है। एंड एग्जाम्पल दे दी, कैश इन हैंड, डेटर्स। ठीक है, तो बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी। तो 4 पॉइंट का डिफरेंस था, 4 लिख दिए। ठीक मिलेंगे, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, 18th एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज फाइनल अकाउंट्स। दे आर प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। These are prepared at the end of the accounting period and this consists of 2 statement, income statement and the पोजीशन स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट हमारे पास आ गया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और पोजीशन स्टेटमेंट हमारे बैलेंस शीट आ गई। तो ठीक लिखा है इन्होंने, 4 मार्क्स इस क्वेश्चन के मिल जाएंगे। अब सिंपल से क्वेश्चन बच गए हैं 3 मार्क्स के। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। तो मैंने बताया बुक कीपिंग स्टार्टिंग स्टेज होती है, अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स करते हैं। बुक कीपिंग का नैरो स्कोप है, अकाउंटिंग का ब्रॉडर स्कोप है, वाइड स्कोप है। ये बुक कीपिंग रूटीन इन नेचर होती है, ये डायनेमिक होती है, एनालिटिकल होती है। तो ठीक लिखा है, 3 मार्क्स मिल जाएंगे इसके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हुए हैं अकाउंटिंग के। तो मैंने बताया था आपको अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक लिखा है, 3 मार्क्स इसके मिल जाएंगे इनको। अब प्रेजेंटेशन अच्छी है, हैंड राइटिंग खराब नहीं है, तो मार्क्स मिलेंगे। फिर पूछा गया हुआ है डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। तो डबल एंट्री सिस्टम में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हर एस्पेक्ट के ड्यूल कंसेप्ट होते हैं। अगर एक आइटम डेबिट हो रही है तो एक क्रेडिट हो रही होगी। तो ठीक लिखा है उन्होंने, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो डबल एंट्री सिस्टम में यही कह रहे हैं कि देयर ऑलवेज 2 अकाउंट्स इफेक्टेड द बिजनेस ट्रांजेक्शन, एटलीस्ट 2 इफेक्ट करेंगे, एक डेबिट होगा तो सेम उसके अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होते हैं। 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन क्या होती है। तो मैंने बताया था अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन होती है, हमें पता है कंपनी जो होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, उनके मेंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंबर आएंगे जाएंगे, पर हमें कुछ अकाउंटिंग पीरियड तो चाहिए ना, कंपनी का नेट प्रॉफिट चेक करने के लिए, कंपनी के नेट लॉसेस देखने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट चेक करने के लिए। तो इसलिए अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन लेनी पड़ती है हमें। ठीक लिखा है इन्होंने, आप पढ़ोगे तो एज द गोइंग कंसेप्ट स्टेट द बिजनेस कंटिन्यूस इनडेफिनाइट पीरियड of time until and unless proved evidence exist. On its contrary, therefore, there is a need for figure out to financial position as well as the working of the firm after a particular period of time. तो जो बात मैंने आपको हिंदी में बताई वही इन्होंने इंग्लिश में लिखी है। तो एक्यूरेट लैंग्वेज लिखी है, पूरे मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के। नाउ लास्ट वन इज एक्रूअल कंसेप्ट। तो एक्रूअल कंसेप्ट सब बच्चों को पता ही है। ये कंसेप्ट कहता है कि आपने इनकम इस साल की है, चाहे मिली है कि नहीं है, आपने रिकॉर्ड करनी है, और एक्सपेंस अगर इस साल का है, मिला है कि नहीं मिला है, आपने रिकॉर्ड करना है। तो एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ द बिजनेस प्रिंसिपल स्टेट दैट द बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज सून एज दे इंकर्ड, इवन दो इफ देर इज नो रियलाइजेशन और पेमेंट ऑफ कैश डन ऑन द ऑकरेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो जो बात मैंने आपको बोली वही लिखी है कि खर्चे जो आपने किए हैं, अभी आपने पे किए कि नहीं किए, अगर इस साल के खर्चे हैं तो लिखने पड़ेंगे, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गई। और कोई इनकम जैसे एक्यूर्ड इनकम है, अभी नहीं मिली है पर इस साल की इनकम है, तो वो नोट करनी पड़ेगी। तो ठीक लिखा है, 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो आपको इस पेपर से एक आइडिया हुआ कि स्टूडेंट का जो पेपर था इनके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आए। इट मीन टू से परफेक्ट पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, गलतियां कहाँ नहीं करनी है, वो सारा आपको इन पेपर का थ्रू पता चला होगा कि कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, किस तरह करना है, थ्योरी कैसे लर्न करनी है।
तो इसलिए मेरा एक मोटिव जो था वो ये था कि कैसे हम जो है 80 आउट ऑफ 80 बोर्ड एग्जाम्स में ले सकें। तो देखिए जी, पेपर मैंने आपको सामने ऑन स्पॉट चेक किया और देखा कि कोई भी गलती इस बच्चे ने पेपर में नहीं की हुई है। तो आपने भी बोर्ड में इसी तरीके से पेपर करना है, तो सब बच्चों के 80 आउट ऑफ 80 ही बोर्ड में स्कोर होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।